इस वीडियो में चलिए एक रोचक सवाल करते हैं। कल्पना करते हुए कि सरल रेखाएं बिंदु के लिए दर्पण यानी कि मिरर की तरह कार्य करती है। बिंदु 3,8 का रेखा x + 3y = 7 में प्रतिबिंब यानी कि इमेज ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसकी दृश्य रूप में कल्पना कर लेते हैं। तो यहां पर यह तो x अक्ष है, यह y अक्ष है, यह बिंदु 3,8 है और यह बिंदु इस बिंदु 3,8 का इस दर्पण में प्रतिबिंब यानी कि इमेज है। और इस दर्पण यानी कि इस रेखा का जो समीकरण है वह x + 3y = 7 है। तो यहां पर यह प्रतिबिंब यानी कि इमेज है। हमें किसी तरह इस प्रतिबिंब के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो मैं कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे स्वयं से करने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, यदि आप यहां खड़े हैं और आपका प्रतिबिंब इस दर्पण में यहां है तो हम कह सकते हैं कि यह रेखा इस दर्पण के लांबिक यानी कि परपेंडिकुलर होगी और साथ ही साथ यह दूरी और यह दूरी, ये दोनों दूरियां आपस में बराबर होंगी, क्योंकि आप जितनी दूर इस दर्पण से होंगे आपका प्रतिबिंब भी इस दर्पण से उतना ही दूर बनेगा। अर्थात तो यह लंबाई और यह लंबाई ये दोनों बराबर हैं और यह रेखा इस दर्पण के लांबिक यानी कि परपेंडिकुलर है। अब इन दोनों का प्रयोग करके हम प्रतिबिंब यानी कि इमेज ज्ञात करेंगे, किंतु इससे पहले चलिए कुछ बिंदु अंकित कर लेते हैं। तो यहां पर इस बिंदु को हम लंब पाद यानी कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहेंगे, क्योंकि यह यहां पर लंब है यानी कि परपेंडिकुलर है, तो हम इसको लंब पाद कहेंगे। अब यहां पर यह बिंदु P है जिसके निर्देशांक 3,8 हैं। जो प्रतिबिंब है उसको हम I कह देते हैं और हम प्रतिबिंब यानी कि I को ज्ञात करना चाहते हैं। और इसके बाद चलिए इस लंब पाद को हम F से दर्शा लेते हैं और चलिए इस प्रतिबिंब I के निर्देशांक हम एक बार के लिए H, K मान लेते हैं। अब हमें दो समीकरणों की आवश्यकता है, क्योंकि यहां पर दो चर यानी कि 2 वेरिएबल्स H और K हैं। तो पहला समीकरण तो हमें इस बात से मिलेगा कि यह रेखाखंड PI इस रेखा x + 3y = 7 के लंबवत है। तो रेखाखंड PI इस दर्पण के लंबवत है, तो हम इनकी ढालों यानी कि स्लोप्स की तुलना कर सकते हैं। और दूसरा समीकरण हमें इस बात से मिलेगा कि यह जो मध्य बिंदु F है, जो कि रेखाखंड PI का मध्य बिंदु है, यह इस रेखा x + 3y = 7 पर स्थित है। तो यहां से हमें दूसरा समीकरण मिलेगा। अब चलिए पहला समीकरण बनाते हैं। तो यहां पर x + 3y = 7 की ढाल यानी कि स्लोप क्या होगी? यदि हम इस x को इस तरफ लेकर आते हैं तो इसकी ढाल -1/3 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि PI की ढाल गुणा x + 3y = 7 की ढाल, इन दोनों की ढालों का गुणनफल -1 के बराबर आएगा। तो देखिए रेखाखंड PI की ढाल क्या होगी? k-8, यहां से k-8 और बट्टा h-3, यह इसकी ढाल होगी। गुणा में इस रेखा की ढाल है -1/3 और यह -1 के बराबर आएगा। अर्थात इन दोनों की ढालों का गुणनफल -1 आ रहा है। तो यदि हम इसको सरल करेंगे तो k-8 बट्टा h-3 यह 3 के बराबर आ जाएगा। तो h-3 को इस तरफ लेकर आते हैं यानी कि k-8 = 3 गुणा h-3 आ जाएगा। यह बन गया है k-8 = 3h-9 और -8 को इस तरफ लेकर जाएंगे तो -9 + 8 यानी कि -1 हो जाएगा। तो k = 3h-1 आ रहा है। तो यह k और h में हमारा पहला समीकरण है। अब दूसरे समीकरण के लिए देखिए, यहां पर P और I का जो मध्य बिंदु है वह F है। तो यदि हम इस F के निर्देशांक लिखना चाहते हैं तो हम P और I के निर्देशांकों का औसत यानी कि एवरेज लेकर लिख सकते हैं। यानी कि F के निर्देशांक देखिए क्या आ जाएंगे, यहां पर h + 3/2 और k + 8/2, ये F के निर्देशांक हैं। अब यदि यह बिंदु F इस रेखा x + 3y = 7 पर स्थित है तो F के निर्देशांक इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो चलिए संतुष्ट करवा लेते हैं, यानी कि h + 3/2 प्लस में 3 गुणा k + 8/2 = 7। तो अब इसको सरल कर लेते हैं। यहां पर h + 3 प्लस में 3 गुणा होगा k + 8 से, तो 3k प्लस में 24 बनेगा और यहां पर जो बट्टा में 2 है वह इस तरफ आके 7 से गुणा हो जाएगा तो 14 बन जाएगा। तो अब देखिए यहां पर h प्लस में 3k है और 3 प्लस में 24 यानी कि 27 और 14 इस तरफ आकर -14 बनेगा, तो 27 - 14 यानी कि प्लस का 13 है और यह 0 के बराबर है। तो यह h और k में हमारा दूसरा समीकरण आ गया है। अब दो ही समीकरण हैं और दो ही अज्ञात यानी कि अननोन मान हैं।
तो चलिए k बराबर 3h माइनस 1 यह उठाकर इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर लेते हैं। तो हमें मिलेगा h प्लस में 3 गुणा k के स्थान पर 3h माइनस 1 प्लस में 13 बराबर 0। तो यह हो जाएगा h प्लस में 3 को अंदर गुणा कर लेते हैं तो 9h माइनस 3 प्लस में 13 बराबर 0। h प्लस 9h तो 10h हो जाएगा और 13 माइनस 3 यानी कि प्लस का 10 बराबर 0। यानी यहां से h का मान माइनस का 1 मिलेगा और h बराबर माइनस 1 यदि हम यहां रख देते हैं तो हमें k का मान मिलेगा, देखिए माइनस 3 माइनस 1 यानी कि माइनस का 4। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब यानी कि इमेज के निर्देशांक माइनस 1 माइनस 4 आ जाएंगे। तो इस प्रकार हमने प्रतिबिंब I ज्ञात कर लिया है। चलिए अब इस लंब पाद यानी कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो बिंदु F है इसके निर्देशांक भी ज्ञात कर लेते हैं। तो वे देखिए क्या है, h प्लस 3/2 k प्लस 8/2। तो देखिए h तो माइनस 1 है, तो माइनस 1 व 3 का यदि हम औसत लेते हैं तो वह आ जाएगा 2/2 यानी कि 1। और यहां पर k का मान माइनस 4 है और माइनस 4 और 8 का यदि हम औसत लेते हैं तो वह 8 माइनस 4 यानी 4 और बट्टा 2 यानी कि 2 आ जाएगा। अर्थात कि जो मध्य बिंदु F है उसके निर्देशांक आ जाएंगे 1,2। तो इस तरह यदि हमारे पास एक बिंदु और एक रेखा दी गई है तो हम इस बिंदु का इस रेखा में प्रतिबिंब ज्ञात कर सकते हैं और साथ ही साथ लंब पाद यानी कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब इसी प्रकार का एक और सवाल कर लेते हैं। यह सवाल कहता है I 1,2 से होकर जाने वाली एक प्रकाश किरण x अक्ष के बिंदु A से परावर्तित होती है, अर्थात x अक्ष एक दर्पण की भांति कार्य कर रहा है और परावर्तित किरण बिंदु R 5,3 से होकर जाती है। A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आइए इसकी हम दृश्य रूप में कल्पना कर लेते हैं। तो यह बिंदु 1,2 है, यहां से यह प्रकाश किरण ऐसे x अक्ष की ओर आगे बढ़ रही है और x अक्ष की ओर बढ़ते हुए इस बिंदु पर यह x अक्ष से टकराती है। x अक्ष एक दर्पण की भांति कार्य कर रहा है यानी कि यह समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर है। अब इस बिंदु पर यह टकराकर ऐसे परावर्तित हो जाती है यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाती है और आगे जाकर इस बिंदु 5,3 से मिलती है। तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं यानी कि यहां पर यह जो A बिंदु होगा इसके निर्देशांक हमें पता करने हैं कि क्या होंगे। तो यह तो दीवार पर दर्पण है और यहां पर यह अभिलंब यानी कि नॉर्मल है और यह बिंदु A है जिसके निर्देशांक हमें पता करने हैं। तो इस समस्या को हल करने के लिए हम भौतिक विज्ञान की थोड़ी बहुत जानकारियों का यहां पर उपयोग करेंगे। तो मैं कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिए। आइए अब हम इसे साथ में मिलकर कर लेते हैं। सबसे पहले यह बिंदु I है, यह बिंदु R है, यह आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे है और इसे हम परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और यहां पर आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा जो बनाया गया कोण होता है उसे हम भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के अनुसार आपतन कोण यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और यह आपतन कोण परावर्तन कोण यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अब यदि ये दोनों बराबर हैं तो इस जानकारी का उपयोग हम इन ढालों की तुलना करने में कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यदि हम इस कोण को थीटा मान लेते हैं, अब यदि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, अभिलंब यानी कि नॉर्मल यहां पर समकोण बनाता है, तो हम कहेंगे कि यह कोण भी थीटा ही होगा। अब यह देखिए कि इस रेखाखंड AR के लिए यानी कि परावर्तित किरण के लिए ढाल क्या होगी। तो इसके लिए ढाल tan थीटा आ जाएगी। अब यदि हम आपतित किरण यानी कि रेखाखंड AI की बात करते हैं तो इसके लिए ढाल क्या आने वाली है। तो देखिए यह रेखाखंड AI धनात्मक x अक्ष से पाई माइनस थीटा कोण बनाता है। तो इसके लिए जो ढाल है वह tan ऑफ पाई माइनस थीटा आ जाएगी और त्रिकोणमिति के उपयोग से हम कह सकते हैं कि tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। तो इसके लिए ढाल माइनस tan थीटा आ जाएगी। तो इस आपतित किरण के लिए ढाल माइनस tan थीटा है और इस परावर्तित किरण के लिए ढाल tan थीटा है। देखिए हमें यहां पर थीटा से मतलब नहीं है, हम तो इनका उपयोग केवल ढालों की तुलना करने में करेंगे। तो हम यहां से क्या समझ पा रहे हैं कि जो परावर्तित किरण के लिए ढाल आ रही है, आपतित किरण के लिए ढाल उसी का ऋणात्मक मान है, यानी कि यदि हम इन दोनों का योग करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। तो देखिए यदि हमारा समतल दर्पण x अक्ष के अनुदिश है तो हम कह सकते हैं इस संदर्भ में आपतित किरण की ढाल प्लस परावर्तित किरण की ढाल बराबर 0, क्योंकि tan थीटा प्लस माइनस tan थीटा बराबर 0 आएगा। तो इस संबंध का उपयोग करके हम यहां पर ढालों की तुलना कर लेंगे। चलिए इस A के निर्देशांक h, 0 मान लेते हैं। क्योंकि यह x अक्ष पर स्थित है तो यहां पर एक ही चर है जिसका मान हम इस समीकरण की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। अब चलिए आपतित किरण की ढाल लिखते हैं।
तो वह क्या आ जाएगी, 2 माइनस 0 बट्टा 1 माइनस h, यानी कि y निर्देशांकों का अंतर बट्टा x निर्देशांकों का अंतर, और प्लस में परावर्तित किरण की ढाल देखिए क्या आ जाएगी, 3 माइनस 0 बट्टा 5 माइनस h, और इन दोनों का योग 0 के बराबर आएगा। तो चलिए अब इसे सरल कर लेते हैं, यानी 2 बट्टा 1 माइनस h प्लस 3 बट्टा 5 माइनस h बराबर 0। अब चलिए यहां पर एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तीय लेकर इसे सरल कर लेते हैं। तो हर यानी कि डिनोमिनेटर में तो हमें 1 माइनस एच गुणा 5 माइनस एच मिलेगा, और अंश यानी कि न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 गुणा 5 माइनस एच प्लस 3 गुणा 1 माइनस एच, और बराबर 0 है। अब देखिए यहां पर हर यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, यानी h के मान 1 या 5 नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यदि h का मान 1 हो जाता है तो यह बिंदु A कुछ यहां पर आ जाएगा, मतलब है कि यह आपतित किरण x अक्ष के लंबवत आ जाएगी, और यदि आपतित किरण x अक्ष के लंबवत है तो परावर्तित किरण भी ठीक ऐसे ही वापस लौट जाएगी, और परावर्तित किरण बिंदु 5,3 से होकर नहीं गुजर रही होगी। तो इस प्रकार h का मान 1 नहीं हो सकता, और इसी प्रकार h का मान 5 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि h बराबर 5 आता है तो यह बिंदु A कुछ यहां पर होगा। अब यदि आपतित किरण किसी कोण पर ऐसे आ रही है इस बिंदु A तक, तो परावर्तित किरण ऐसे निकल जाएगी और कभी भी इस बिंदु 5,3 से होकर नहीं गुजरेगी। तो इसका मतलब है कि हम इस हर को यहां से हटा सकते हैं और हमारा पूरा ध्यान इस अंश यानी कि न्यूमरेटर पर केंद्रित कर सकते हैं। तो देखिए 2 गुणा 5 माइनस एच प्लस 3 गुणा 1 माइनस एच बराबर 0 होगा। अब 2 को अंदर गुणा करते हैं तो 10 माइनस 2h, और 3 को अंदर गुणा करते हैं तो 3 माइनस 3h, यह 0 के बराबर है। माइनस 2h माइनस 3h माइनस का 5h हो जाएगा, जो कि इस तरफ आकर प्लस का 5h होगा, और यहां पर 10 प्लस 3 यानी कि 13 हो जाएगा, यानी 5h बराबर 13 आ जाएगा। तो h बराबर 13/5 हो जाएगा। तो इस संबंध का उपयोग करके और इसका उपयोग करके हमने यह बता दिया है कि इस बिंदु A का जो x निर्देशांक है वह 13/5 आएगा, यानी कि यह बिंदु 13/5, 0 होगा। अर्थात आपतित किरण जिस बिंदु पर x अक्ष को स्पर्श करती है उस बिंदु के निर्देशांक 13/5, 0 होंगे।